दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज मेरठ जिले में। छिंदौड़ी खास गांव है, गन्ने की बेल्ट है। हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है ये पूरा गन्ने का 99% कहिए इसको एक तरीके से कि हम लोग केवल गन्ने के किसान हैं। गन्ने की खेती में पिछले कई सौ दशक से मतलब समझो कि हमारी कितनी पीढ़ियाँ गन्ने में निकल गई, मगर हम गन्ने का आज भी उत्पादन उतना बढ़िया नहीं ले पा रहे जितना हमें लेना चाहिए। क्या कारण है क्या नहीं है, तो अब धीरे धीरे हम जैसी जो नए नए बच्चे अब खेती में आ रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी कि अगर ये चीज़ें सभी किसानों को बताई जाएं जा करके, तो शायद किसानों का भला हो सकता है। यही हम चर्चाएं पूरे देश में जगह जगह जा करके जागरूकता फैला रहे हैं, निःशुल्क, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई चंदा लिए। तो हम इसी दौरान मेरठ में पहुँचे हैं। भैया जी ने काफ़ी समय से बोल रखा था कि भैया कभी आप एक समय हमें दीजिएगा ज़रूर। तो आज वो सौभाग्य मुझे मेरठ की धरती पाने का मिला। और मेरठ की क्रांतिकारी धरती है। 1857 की क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी। आप सभी ने वो देखा भी था। मैं एक परिचय लूँगा, उसके बाद हम अपनी चौपाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भैया जी आप एक बार आकर अपना परिचय दे दीजिएगा, आपका नाम और हम कहाँ पे हैं। जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते जी। सर्वप्रथम मैं राहुल जवान जी जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से हमारे बीच पहुँचे हैं, हम समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी इस भूमि पर, जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि 10 मई 1857 दिन रविवार यानी संडे को इस क्रांतिकारी धारा से एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसी धारा से हम क्षेत्रवासी और ग्रामवासी पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति और इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं किसान कार्यशाला जो आज एक ये कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या चर्चाएं होगी और जो बाहर से और गांव के जो किसान भाई हमारे बीच मौजूद है, उनके माइंड में जो एक शंका उत्पन्न होती है, उसके समाधान के लिए और उसके निवारण के लिए मैं श्रीमान राहुल जवान जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने सानिध्य में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रीमान राहुल जवान जी। धन्यवाद। राम राम जी, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। जवान इसलिए कि मैं भारतीय सेना से हूँ। 18 साल मैंने सेना में सेवाएं दी हैं, 2002 से लेकर के 2020 तक। 2012 में किसानों ने आत्महत्याएं शुरू की और उस समय में बड़ा मन दुखी हुआ। हम लोगों तक भी खबर पहुंचती है, आपके लड़के भी आर्मी में होंगे या हो सके इनमें भी कोई बैठा हो, तो हम लोगों तक भी खबर जाती है। अखबार भले 3 दिन बाद पहुंचे कश्मीर में, लेकिन पता चलता है कि मेरठ में मोटरसाइकिल चोरी, या मेरठ में फलाना कांड हो गया, या ये हो गया। तो फिर हम घर फोन करके पूछते हैं कि फलाने गांव में ऐसा हुआ, तुम्हें पता है क्या। तो किसानों का इस तरीके से लटकना हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ा दुखदायी था। बाप खेत में लगा हुआ है, बेटा वहां बैठा हुआ है, और ऐसे में इतनी ज्यादा खबर आ रही थी कि डर ये लग रहा था कि पिताजी ना लटक जाए कभी किसी दिन। हो क्या रहा है पता तो चले। घर फोन किया, STD से नंबर आता था, उस समय में फोन थे नहीं वहाँ पे। तो पिताजी ने बोला यार तू अपनी नौकरी कर, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो अखबार में फोटो देखा था, एक महिला के साथ 2 बच्चों ने आत्महत्या की, तो मन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और कोई चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में कभी कभी बहुत ज़्यादा हैमर कर जाती है, मतलब आपको चोट मार जाती है दिल पे। कहता ना कि मेरे दिल पर चोट लग गई, यानी मैं ये काम नहीं करता। आपने सुना होगा यार दिल पर चोट लग गई, वरना तो कोई बात ही नहीं थी। वो दिल पे इतनी गहरी चोट लगी कि जब उस क्षेत्र में हम गए जहाँ पे भी एक घटना हुई, तो पता चला कि साहब अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। अभी इन्होंने मकान बनाए भैया जी ने, अगर इनको मकानों के बारे में बिल्कुल जानकारी ना हो, ये ग्रिल के बारे में जानकारी ना हो, किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, तो इनकी टपड़ी आराम से मान जाएगी बढ़िया करके। मिस्त्री भी मान जाएगा और दुकान वाले भी मान जाएगा। ऐसे ही खेती में तो वहाँ पे ना तो उनका बीज था, ना उनकी दवाइयाँ थी, ना उनको ये पता था कि इसकी खेती होती कैसे है। करवाने वाले मेरे जैसे कोट पैंट वाले, वहाँ झोला छाप, तो बर्बाद होना निश्चित था। तो जब पता चला कि यार ये तो बड़ा कैड़ा काम है, अब जागरूक कैसे करें, तो हमारे मन में एक बात आई कि यार हम लोगों को जागरूक करेंगे। अब उस समय तो वो इमोशन होता है ना, जोश में आदमी जब रामलीला देखने जाता है तो उसको लगता है कल से रामायण का पाठ करे करूँगा सुबह शाम। अब और शाम को फिर वो तीसरे दिन कहा यार चल लिया अड्डे तक, लिवा के लिया फ्रूटी, ठीक है, वो फिर वहीं कहानी वापस। तो ये चीज़ हमारा जोश जो है वो उस समय तो जोश में ले लिया। 12वीं पास यूपी बोर्ड से, खेती का ख्या भी नहीं पता, 16.5 साल के भर्ती हो गए थे। अब एक बालक कितनी खेती करेगा, जाता है बरसीन काट लिया, गन्ना भरवा दिया कभी कभार, वो भी इतनी कम उम्र थी कि गन्ना भरवाते नहीं थे करके कि तू भर्ती की तैयारी कर ले, चक्कर में मत पड़। खेती में कुछ जानकारी खास थी नहीं।
भाई इतना पता नांदा काट दिया, कई बार तो नांदा भी नहीं कट रहा था तो कुआं बंद करके पापा को कह देते कि मुझसे नांदा ना बंद होया, वो नांदा बंद करिए यूं। बस अब खेती फिर सीखनी शुरू करी 2012 से। 2014 में ड्रम खरीद के लाया मैं। पापा बोले योगा ड्रामा, मैं कहा बस खेती करूंगा। बोले तो अपनी नौकरी कर, चक्कर मत पड़ इधर। अरे मैं बोला नहीं आप करो तो सही। तो घर वालों ने मुझे 2 बीघे का टुकड़ा दे दिया। खंबे वाला खेत है हमारा, वो प्योर रेत था। उसमें अगर कभी गलती से गन्ना बो दिया है तो गन्ना जितना दाबा उतना भी नहीं निकला। तो उन्होंने बोला ये दे दो, इसका दाबा दब जाएगा, ये शांत हो जाएगा आराम से। मेरे दिमाग में तो खुरापात बहुत ज्यादा थी। मैंने उसमें क्या करा, लैट्रिन के 3 टैंक चलवा दिए। खंबे पर लिख रहा था कि लैट्रिन टैंक साफ कराने के लिए वो करें संपर्क। उसे फोन करा, मैं कहा भाई तू 3-4 टैंक चला दे मेरे खेत में, पैसे तुझे उल्टे मैं दूंगा। अब वो साहब इधर से समरसेबिल चलाया, इधर से टैंक चलाया, वो खेत ठा दिया जी उन्होंने। मुझे भी किसी ने आप जैसे ज्ञानी ने बताया कि ये कर दो एकदम से उठाने के लिए। फिर उसमें गोबर की खाद डाल, उसमें बकरी की खाद डाल, घोड़े की डाल, जी मैंने क्या क्या उठम करे उसमें मैं जानूँ। कुल मिला के उस खेत में जिसमें बाजरा नहीं होता था, मैंने जिले का सबसे टॉप क्लास का केला पैदा करा। जबकि हमारे यहाँ ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ केली पैदा हो, केला तो हो ही नहीं सकता बिजनौर में। वो इतनी टॉप क्वालिटी का 1 फीट का केला निकाला जी मैंने उस रेते में, और नौकरी करते हुए। पापा जी मुझसे बोले, अभी तो मेरे पिताजी नहीं रहे, 18 अगस्त को लेकर गया था मैं उनको हॉस्पिटल में, अभी कैंसर पेशेंट थे। एक कारण ये भी है कि मेरी माताजी को भी कैंसर है, मेरे पिताजी को भी कैंसर था खेती में आने का। हम सब लोगों के घरों में 2-4 पेशेंट जरूर हैं, हालांकि 2025 में नहीं पता चल रहा आप लोगों को, लेकिन 30-32 तक खुशखबरी सभी के घरों में पहुंच जाएगी कि हमारी मौसी को अब कैंसर आम हो गया। इसके कारण भी हम ही लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आया है। तो साहब पापा जी और मैं दोनों इस रास्ते में जुट गए। उनको भी मजा आने लगा कि भाई चलो। पापा मुझसे बोले अगर इसमें केला नहीं आया तो मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। गाँव वाले ने मेरा जीना आराम कर रखा। अरे भाई वो तुम्हारा ट्रक आ गया, केले मांग रहा भाई, वो केले कब आ रहे हैं, केले कब आ रहे हैं। जब पहला चरखा 14 जुलाई को दिखाई दिया तो एक बड़ी ऐसी खुशी लगी जैसे भर्ती होते टाइम में खुशी हुई थी। जैसे वो चरखा पापा ने फोन करा, अरे भाई एक हंडा सा दिख तो रहा। मैं बोला आ गया, हो गया काम। फिर साहब उस खेत में छुट्टी ली। मैं अपने बॉस को बोला साहब मेरी जिंदगी की पहली कमाई बाहर आ रही, मुझे छुट्टी चाहिए। जबकि वो केले की कोई वैल्यू नहीं थी मेरी सैलरी के सामने उस समय। मैं बोला जी मैं भाग जाऊंगा, या तो मेरे को घर भेज दो छुट्टी 1 महीने की। आए साहब और बहुत बढ़िया केला उसमें उत्पादन किया। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज हो रही है कि गन्ने से भी अगर हम हटेंगे तो 2 पैसे कमा सकते हैं। फिर उस केले को मैंने पका के बेचा, ऐसे व्यापारी को नहीं बेचा, बहुत व्यापारी आए, मैंने पका के मेरे गांव में बेच दिया। बिजनौर था रेट 60-65 रुपए का। मैं बोला 30 रुपए में घर से ले जाओ पका हुआ केला। भग्गी मच गई गाँव में, और साहब वो सारा केला हमने गाँव में बेच दिया। मतलब जो केला हमारा 2 लाख रुपए का जाना था, वो केला 6.25 लाख का गया। अब घर वालों को भी लगा कि नहीं यार कुछ तो ठीक कर रहा है। फिर वो ड्रम लेके आया मैं खरीद के, उन्होंने मना नहीं करी। बस फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं साहब। और फिर खेती सीखते सीखते भारत की धरती भी छोड़ी, बाहर भी गए और कई जगहों से खेती सीखी, और अभी तक पता नहीं कितना पैसा खेती में बहा दिया। और बस एक मन में इच्छा थी कि जो सीखूं वो दुनिया को सिखाना है। मतलब मेरे खेत बढ़िया नहीं करने मुझे, मैं तो दर्जी बनना टॉप का, सबके कपड़े सिलने, भले मेरी शर्ट फटी रहे। और हमने फिर टीम बनाई, हम लोग टीम बने। एक राज कपूर जी हैं झांसी से, रांची से, एक गणेश बोंडे महाराष्ट्र के हैं, मैं था, और भी कई लोग मध्य प्रदेश से आए, कई। हम लोगों ने एक टीम बनाई, एक विचारधारा के लोग मिल गए। आप अगर सुल्फा पीते तो सुल्फे वाले मिल जाएंगे, हुक्का पीते तो हुक्के वाले मिल जाएंगे, सत्संग करते तो सत्संग वाले मिल जाएंगे। अपने अपने समुदाय के लोग, एक कुदरत का नियम है, उन लोगों को जोड़ देती है आपस में। हम लोगों को भी जोड़ दिया, और हम लोगों ने पूरे भारत में अपने अपने तजुर्बे के अनुसार लोगों को जो खेती करवाई और अपने खेतों में प्रयोग किए, फिर लोगों को बताना शुरू कर दिए। सबसे पहले हमने काम करा कि ये जो DAP हम डाल रहे हैं, या यूरिया हम डाल रहे हैं, या पोटास हम डाल रहे हैं, तो इसे आज क्या सब समझा रहे हैं कि भाई ओ हो जहर डाल रहे हो तुम, पाप कर रहे हो बहुत बड़ा वाला, है नहीं भैया? डलवाया किसने? डलवाया किसने? तुम ही तो मुझे क्वार्टर पिला रहे थे, कल ले बेटे ले ले, कुछ ना होने का। अरे कोई बात ना, कह दिया चाचा ने पिलाया, अब तुम मुझे ज्ञान पिल रहे हैं कि तेरी किडनी खराब हो जाएगी। भाई जिन्होंने हमें खेतों में यूरिया दिया, हमें, आपको पता भाई साहब दवाई के नाम, कोई तो डलवा रहा है, कोई आके तुम्हें ज्ञान पेल रहा है आप जा कि ये दवाई मत डालो। भैया मैं बालकों की फीस कहाँ से दूं? आज हम इस स्थिति में जो आके खड़े हुए हैं कि ना तो हमारे पास खेती में लगाने के लिए पैसा है, हम हैं नंगे, इज्जत किसी तरह बच रही। शहर तो कृषि कार्ड हमारे अभी भी सब पे चढ़े हुए हैं, 100 में से 2-4 अपवाद होंगे जिन्होंने भर लिए होंगे, वरना तो सब हम कृषि कार्ड के लोन में हैं। सोसाइटी की भी हम लोड बदल कर रहे हैं, पूरा नहीं भर रहे करना सोसाइटी का भी, है ना, पैसे भरा कहाँ से? 60 कुंटल का एवरेज लगा के बैठे, निकल रहा 30।
देंगे कहां से? उसके बाद हर साल चीजें महंगी हो रही, दवाई पे पैसे बढ़ रहे हैं, खाद पे पैसे बढ़ रहे हैं। दवाई वाले से भी हमने निगाहें बचानी शुरू कर दी। पिछले साल के 18,000 नहीं गए, इस साल के किस हिसाब से मांगू? तो दूसरा दवाई वाला ढूंढा गया, यार भैया देखा उधार दे तो दे देने तो रहने दे। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? हम आज उस स्थिति में है कि हमारे पास खाद की अगर अच्छी डोज लगाने लगा, इस समय पैसे नहीं, ये सोचना पड़ रहा है कि लाऊं कहां से। अब इस उम्मीद में बैठेंगे 2 महीने बाद गन्ना चालू हो जाएगा, हम राजा और फिर हम अप्रैल से भिखारी। ये क्रम कैसे टूटे? तो किसान आज जिस स्थिति में है, यहां से वापस कैसे जाए? और 3 चीज किसान को चाहिए। मेरा उत्पादन ना गिरे, पहली बात, क्योंकि भैया मेरे बालकों की फीस देने वाला कोई नहीं, ज्ञान देने वाले हजार हैं इस दुनिया में। दूसरी चीज, मेरी जमीन खराब ना हो। आप जो भी चीज बता रहे हो उससे मेरी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़नी चाहिए, मेरे को इतना पता। मेरा उत्पादन नहीं गिरना चाहिए। और मैं जो आज खर्चा कर रहा हूं वर्तमान में 2024 में, यो 2025 में सीधा सीधा 50% होना चाहिए। ऐसी कोई तरतीब बताओ। दूसरा, बाजार मुझे जाना ना पड़े, मैं बाजार के चक्कर नहीं काटने का। तो आप लोग घबराना मत, मैं किसी कंपनी वंपनी वाला नहीं हूं। मैं तुम्हारे जैसे परिवार से निकला हुआ एक सामान्य सा फौजी हूं, जिसने कुछ सीखा जीवन में और आप लोगों को सिखाना शुरू कर दिया गांव गांव जाकर के, मेरे खर्चे से। मैं गाड़ी चला के आया हूं। आप ये मत सोचना कि भैया जी ने मुझे इधर पैसे वैसे दे करके, चंदा दे के बुलाया। उन्होंने केवल एक आग्रह किया था कि आपने हमारे गांव में एक मीटिंग लगानी है। मैं इनसे बोला जैसे ही आपका नंबर आएगा, अब आपका नंबर आया है तो मैं बोला जी मैं उस तारीख में इतने बजे पहुंच जाऊंगा। आपने चाहे 2 बैठा देना, चाहे 100 बैठा देना मेरे सामने, दोबारा का टाइम मुझ पर भी नहीं है। मेरे भी ऐसे मामला तांग तराजू रहे। अभी 8 दिन पहले मैं तेलंगाना में था, फिर महाराष्ट्र गया, फिर MP गया, आके फिर बद्रीनाथ गया, बद्रीनाथ से यहाँ गया सीधा, अब यहाँ से फिर भागने वाला हूँ। तो मेरा रोज का है ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, आप लोगों को जा जाके फ्री में बता रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। प्लस प्रैक्टिकल भी अगर आप हमारे पास आते हैं मिलने, तो महीने में 2 बार हम लोग किसान चौपाल लगाते हैं। सारे किसान इकट्ठे हो, कैमरे के सामने हम बात करेंगे, जिससे हमारी चौपाल लाखों लोगों तक पहुंचे और उनका भला हो। हमारा जो सबसे बड़ी अभी समस्या जो गन्ने में चल रही है, अब हम गन्ना बोते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा गन्ने का रेशो बता देता हूँ, गन्ने पे बात करेंगे, क्योंकि गन्ने पे बात करें ना, सारे लोग गन्ने वाले ही हैं जी। अब फरवरी का महीना आने वाला है, चलो ये तो निकल गया। तो अमित जैसे जो उन्नत किसान हैं उन्होंने बोलिया गन्ना अक्टूबर में, वरना तो मेरे जैसे लटीचर तो वही हैं गेहूं काट के बोने वाले। भैया हमें तो गेहूं चाहिए, उसके बाद देखिए आएगी गन्ना। जी जी, मजबूत थोड़ी जमीन है। अब हमें खाना, डंगरों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि मैं प्रजाति कौन सी बो रहा हूँ। अब बात आती वैरायटी की, तो वैरायटी तो साहब सोइयों, जिसने जिसका बीज लगा रखा वो अपने आप को उसका तुर्रम खा बता रहा है कि इससे बढ़िया गन्ना कोई नहीं। गलत बोल रहा हूँ? सारे बीज माफिया बैठे हैं, एक का बाप एक। कोई यो कहने को नहीं इस बीज में जो कमी है। तो पहली बात तो वो बीज बो जो मिल रेट पे मिले, समझ गए? बीमारी तुम्हारे गन्नों में नहीं है, बीमारी तुम्हारी जमीनों में है और तुम्हारे दिमाग में बीमारी है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 38 भी टॉप कर रहे हैं इसी मेरठ में, करा लोगों ने। लेकिन केमिकल को कैसे देना, वो तरीका मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि हम क्या कोई चीज को कैसे यूज करें। एकदम से कोई चीज नहीं छोड़नी। अगर छत पर चढ़ो तो सीढ़ी से उतरो, जंप मारोगे तो घुटने टूट जाएंगे। तो साहब गन्ना होता है 3 प्रकार का। अभी इसमें से कितने कितने साल से आप लोग खेती कर रहे हैं गन्ने की? भैया जी आप कितने साल से खेती कर रहे हैं? लगभग 15 साल 20 साल हो गए होंगे। गन्ना कितने, वैरायटी नहीं पूछ रहा मैं, कितने प्रकार का गन्ना होता है? कैसे बताओ? नहीं मैं प्रजाति नहीं पूछ रहा, आप वैरायटी पे आ गए। मैं प्रकार पूछ रहा हूँ, कितने प्रकार का होता है? मैं बताता हूँ, नहीं पता होगा। 3 प्रकार का, पुराने बुड्ढों को पता है इन्हें। एक होता है अर्ली, एक होता है मिडलेट। अर्ली का समय है 10 महीने कटने का। अगर 10 से 10.5 11 महीने के बाद वो गया तो पहले महीने में 20% वजन गिरेगा, नहीं तो काट के देख लेना। और 9 महीने में काटोगे तो भी वजन गिरेगा। वो 10 और 11 महीने में कटना ही कटना है। एक होता है मिडलेट, मध्य, वो 14 महीने से 18 महीने के बीच में आप काट सकते हो, इसका एवरेज इससे डबल आएगा। एक होता है टॉप मिडलेट या लेट मिडलेट कह लो उसको, वो 18 महीने से लेकर और 20 महीने तक की वैरायटी है। 16 से 20 महीने के बीच में कटती है। बीच वाली जो वैरायटी है जिनकी मैं बात कर रहा हूं मिडलेट की, हमारे दिमाग से लोगों ने वो बीच वाली पीछे वाली दोनों वैरायटियां निकाल दी जो किसान के फायदे की थी।
वो तो मिल वाले निकलवा दीजिए। अब वो मिल वालों ने निकलवाई या मेरे जैसे झोला छापों ने निकलवाई या वो किसने निकलवाई, लेकिन वो दिमाग से निकाल दी। हमें एक ही चीज सिखा दी कि केवल अर्ली पैदा करो। जो बालक 7 महीने में पैदा हो रहा है, क्या वो कभी पहलवानी लड़ लेगा? एक 9 महीने में पैदा हो रहा है, एक 10 महीने 8 दिन में पैदा हो रहा है। 10 महीने 8 दिन वाला ना भी कुछ खाने का तो भी पहलवान बनेगा वो। राम राम जी। तो हम किसान को क्या चाहिए? किसान को तीनों पे काम करना है। जैसे मेरे पास 20 बीघे जमीन है, तो मुझे इमरजेंसी में तो बोना चाहिए। अगर मेरे पास जमीन खाली नहीं है और इमरजेंसी होगी गेहूं के बाद, तो गेहूं के बाद मुझे बोना चाहिए अर्ली। गेहूं के बाद मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में मेरा कट जाए तो मेरा बढ़िया उत्पादन आएगा। आप इसको फरवरी में बो के काटना और मई में बो के काटना, एवरेज नहीं आएगा, एवरेज गिरेगा आपका। गन्ना भले इतना मोटा दिखाई दे, ऐसा करके कहो मेरा गन्ना 150 निकलेगा, और जब जाओगे यार सूत्र 75 ही निकला, इसमें क्या फता की? समझ रहे हो? गन्ना खींचता है, उसकी वैरायटी, उसका जीन्स है वो, आप उसको बदल नहीं सकते। ऐसे ही अगर आपके पास समय है तो आपने अक्टूबर का जो समय है यह है मिडलेट बोने का। मिडलेट वैरायटी जो अमित भाई ने भी गन्ना बोया, ये मिडलेट मतलब ये कटेगा कब? फरवरी मार्च में। तो इसको कितने महीने मिले? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। इसको बढ़िया टाइम मिल गया, 12-14 महीने, 14 से 16 महीने। तो ये गन्ने में एवरेज ऑटोमेटिक आएगा। अब इन भाई के एक महीने में निकलेंगे जाके कई कुंटल। अब हम कंपेयर किससे करते हैं? यार वो रोहटा का अमित भाई है, उसका 150 का एवरेज निकल गया। अबे भैया वो बुलेट चला रहा, तुम स्प्लेंडर चला रहे हो, दोनों को बराबरी कैसे कर लोगे? क्यों जी? ये कभी नहीं सोच। हमें चाहिए बराबरी, कंटिन्यूटी। मतलब मेरा हर महीने हर साल 80 आए भाई, मुझे 100 नहीं चाहता, लेकिन हर साल 80 बांध दो मेरा, उसको बोलते हैं एवरेज। ऐसा नहीं कि एक साल तुमने कुछ आला बला लगाकर इतना 20 फीट का गन्ना कर दिया, रख लो, तीसरे साल तुम्हारा धांच भी ना हो रही, उसमें क्या फायदा फिर? तो किसान को यहाँ भ्रमित कर दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया? कोल्लू को भूल गए हम। जो हमारी जड़ थे भारत की, चिन्नी तो बाद में आई, पहले तो कोल्लू था हमारे यहाँ। अगर आप 38 गन्ने को लेकर के, या कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा, जो अर्ली वैरायटी है, शक्कर भी कम होता है। अगर आप इसको कोल्लू में डालते हो तो कोल्लू वाला सस्ती इसलिए लेता है क्योंकि उसका 8 से 10 किलो गुड़ बन रहा, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल में जाकर के 10-12 किलो गुड़ बन जाएगा। अगर आप ये मिडलेट वाली वैरायटी दोगे, जैसे 15009 हो गई, और भी कई सारी वैरायटी हैं जो गुड़ के लिए बनी है। अगर आपने वो 5 बीघे भी लगा लिया ना, और अगस्त में बो दिया, और उसको आपने फरवरी मार्च से भी देना चालू करा, तो इसका एवरेज ही आपका जो है कम से कम नहीं तो 800 से प्लस जाना है ऑटोमेटिक, बिना कुछ कहे। और उसको एक मेढ़ा काटो और ले जाके दो कि मैं बैठा कुर्सी पे, गुड़ बना। जब उसका 14 से 18 किलो के बीच में गुड़ लिखने लगा भाई साहब, और तब उससे पूछना कि ये भाई ने तुम्हें दिया 300 रुपए का, भाई 375 का रेट है, कोल्लू में 300 का रेट देंगे, इन्होंने दिया तुमने इनका गन्ना लिया 300 रुपए में, और गुड़ कितना बना? 9 किलो 10 किलो। मेरे वाले में बन रहा 14 किलो, कितने रुपए कुंटल लेगा? वो ऑटोमेटिक कहेगा 500 रुपए कुंटल ले लूंगा मैं। तो कोल्लू वालों को भी जिंदा करो, वो तुम्हें जिंदा करेंगे, नगद पैसा। अगर मेरा 300 को भी लिया और मैंने अगर उत्पादन बढ़ा लिया, यहाँ केवल वैरायटी चेंज करी मैंने, जमीन तो मेरे पास है ही, और 4 महीने दिए, तो मैं मील के झंझट से भी बाहर आया। मील के जो एहसान है कि तुम इतना गन्ना पेल के बैठ गए, ओवर कर दिए, हम ही ने कहा लेके जाओ, मैं कहीं मत लेके जाओ, तुम उतनी चलाओ जितनी तुम्हारे पैराई सत्र है, हम कोल्लू को जिंदा करेंगे साथ में। ये हमारे नए नए बालक हैं, ये 15-15 20-20 हज़ार रुपए में दिल्ली में धक्के खाते फिर रहे हैं। वहाँ इनकी हालत पूछो जाके, ये शाम को बर्गर खा के जिंदगी जी रहे हैं। जवान लौंडे थे, हाथ नहीं मिलाया जा रहा, हाथ कांप रहे हैं इनके बालकों के, इनकी जिंदगी खत्म हो गई वहाँ। तो भाई गलत कह रहा हूँ दोस्त? 50,000 में भी दिल्ली में भला नहीं है। बालकों की स्थिति है कि दिवाली पर घर जाऊं ना जाऊं, उन्होंने कहते मम्मी छुट्टी ना मिल रही, छुट्टी का बाबा का कहा था, पटाखे के पैसे नहीं उसकी जेब में, बाप यहाँ परेशान, बेटा वहां परेशान। इनको लगाओ उद्योगों में। दुनिया गुड़ मांग रही है भारत से, गुड़ ही नहीं है हमारे पास। मेरे पास एक फोन आया था जी, शर्मा जी हैं, सतीश शर्मा जी, उन्हें 400 ट्रक गुड़ चाहिए 1 महीने का, विदेश भेजना उन्होंने। वो कह रहे हैं भाई दिला सकते हो तो बताओ। बताओ है गुड़ इतना? नहीं है, हमने कोल्लू मार लिए। तो अगर हम मिडलेट भी लगाएं, और ऐसा भी अगर हमारे पास समय है कि अगर जगह खाली पड़ी है
तो अगस्त के महीने में मैंने इस बार ट्रायल कराया लगा के, अभी इतना बड़ा बड़ा खड़ा गन्ना बढ़िया मस्त। अगर अगस्त के महीने में 5 बीघे गन्ना लगा दें लेट वाला, तो भाई साहब वो तो 1500 पार है। तो ये जो हम लोगों ने पहले देखा कि कर्नाटक में, जैसे हम लोग आपस में, आप लोग भी गांव में बात करते होंगे कि यार महाराष्ट्र में कर्नाटक में 1500 निकला है, सूत्र कैसे निकाल रहे हैं, हमारा तो 500 भी ना पहुंच रहे। तो साहब उसके पीछे कारण यही है, गन्ने को 3 चीजें चाहिए, 2, 3 और 5 का रेशियो। गन्ना 2 हिस्से खाता है जड़ से, 3 हिस्से खाता है पत्ते से और 5 हिस्से खाता है सूरज भगवान से। तो पहले तो गन्ने को दूरी चाहिए, पर्याप्त दूरी। गन्ने की जो जड़ें जाती हैं, वैसी जड़ें तो जो स्टेम रूट होती हैं, जो गन्ने को पकड़ कर रखती हैं, गिरने से छोड़ती हैं, जिन्हें हम कभी जिंदा नहीं छोड़ते, तोड़ देते हैं धड़ाधड़, वो जाती हैं आपकी 3 साढ़े 3 फीट तक। गन्ने की जो खाना खाने वाली जड़ें हैं वो जाती हैं 8 इंच से लेकर के और कम से कम 14 इंच तक। ये डिपेंड करता है आपकी मिट्टी के ऊपर, आपकी परवरिश के ऊपर है, आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। गन्ने का जो पत्ता है, अगर आप उसे पूरा मौका देते हैं फैलने का, बिल्कुल एक मेढ़ा खुले में लगाते हैं, अगर पूरा समय देते हैं, तो लगभग मेरी 4 उंगलियों के बराबर तो पत्ता होता है। ये लगभग 3.5-4 इंच का है ऐसे, और 6 साढ़े 6 फीट का पत्ता होता है गन्ने के, जहां से वो गन्ने का चिपक रहा है वहां से अगर आप इसे नापोगे पूरे गन्ने को, पत्ते को, तो 6 से साढ़े 6 फीट का होता है। हम गन्ने में गन्ना घुसा के पड़े हैं, तो ऊपर वाला तो हो गया 2%, पत्तों में आप दे ही नहीं सकते, पत्तों से कैसे दोगे, तो ये वाला हो गया 1%। अब ये सारा मिलाकर तुम जड़ों से दे रहे हो। इस बालक की कैपेसिटी आधे गिलास दूध की है, इसे बाल्टी क्यों पिला रहे हो? अब ज्यादा बाल्टी पिलाओगे, एक तो इसका पेट खराब होगा, दूसरा वो दूध खराब होगा। तो हमने सारा फर्टिलाइजर उठा करके और गन्ने की जड़ों को पिला दिया, ले बेटे बढ़, ले बेटे बढ़। उसकी एक कैपेसिटी है जड़ों से लेने की भोजन, कितना जड़ उसको भोजन ले सकता है वो। अभी वो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, फिक्स हुआ, मतलब वो दूध ना तो बच्चे के काम का था, ना आपके अब किसी काम आ सकता, क्योंकि फर्श पे गिर गया, खत्म हो गया ये। तो इसमें नुकसान हो गया, फायदा केवल जागरूकता ही हमें बचा सकती है। दुनिया की कोई दवाई, कोई शीशी हमें नहीं बचा सकती। हम जब तक जागरूक नहीं होने के किसान, जब तक हमारे लुटिया डूबती रहेगी, कोई नहीं बचा सकता है। लुटिया डूबने से भी कोई नहीं बचाएगा, हम ही बचाएंगे। तो हम लोग जब गन्ना बोते हैं, अब हम बोते कैसे हैं, एक मोटी मोटी प्रैक्टिस बता देता हूं, आप सभी को पता होगा। प्रैक्टिस ये है कि भाई यार कल गन्ना बोना, तेरे पास बीज है क्या थोड़ा सा, यार 20 से कुंटल देते भाई, है ना, ले जा यार, पल्ली तरफ से कटवा लिया मजदूरों से, ठीक है साहब। कुछ अपना मिलाया, कोई आपका मिलाया, पूरा गन्ना लिया। और कोई कोई अगर जागरूक है थोड़ा सा, तो उसको बिना छिले ले आता है। मेरे जैसा बेवकूफ उसको छील के लाता है, साफ सुथरा करके, पुली बांध के मस्त। 30% तो आपने उसी समय मार दी। इसकी जो गांठ थी वो गई, आंख 30% छिल गई। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करा भाई साहब, बाहर के गन्नों की तो छिलती है, अगर 15 आंख है तो 4-5 आंख सफा है उसकी। अब ये आपने लिया, ट्राली में भरा और सीधे खेत में लाइन बांधी, 5-5 पुली डालते रोड़ लगाते चले जाओ। अब उसके बाद लेबर को फोन करा, भैया बीज डाल दिया, पैंट जाओ यार, है ना, प्रधान जी सुबह को आऊंगा, अब तो रात हो गई, तुम बीज डाल दो। ऐसे ही होता है, अगर मैं गलत बोलूं तो बताना मेरे को। उसके बाद वो आया लौंडा, आप सिस्टम चल गया ठेके वाला, क्योंकि पहले हम एक दूसरे की ईख बुवाया करे थे, कड़ी चावल जाया करे थे, हम भी स्कूल ना जाते थे बचपन में, छोटे थे, ईख बुझा के बड़ा मजा आता था, पेड़ के नीचे बैठ कर रोटी खाया करे थे। काम कुछ नहीं था हमारा, मेढ़े पे बैठे फिर जाते बैलों के पीछे, मेढ़े पे बारी खाना जाया करते हम। और कई बार तो ऐसा भी होता, आगे गिर जाता तो मेढ़ा ऊपर उतर जाता, वो हल्का मेढ़ा रहता पहले। तो साहब हमने क्या काम करा, वो बीज पेंडवा दिया सुबह, और बस दोपहर तक उन्होंने बीज पेंट दिया 11-12 बजे तक। शाम को आपने फोन कर दिया, भैया हमारी ये जाके शाम को ट्रैक्टर लिए, टाइम से गूल खींच दिया हमारी। उसने 2 बजे से आके गूल खींचने चालू करी, और आपने जो है सीधा एक खेत के किनारे पे ये पकड़ी और दे दनादन रंग बिरंगी, नीली, हरी, पीली, लाल, जितनी बैंगनी प्रकार की आपको दवाइयां बताई हैं वो सब इकट्ठी करी और सीधी फेंकी, और गन्ने फेंके, और गन्ने पे भी कोई चला कोई ना चला, उल्टा चला सीधा चला, फटाक दबाई से यार। और शाम को आए आराम से और सीधे रोहटा के अड्डे पर गए, एक फ्रूटी यार, गन्ना होया, थक गया, कमर दर्द कर रही, फ्रूटी पी, आराम से घर आ गए, लिए भैया हम तो 10 बीघे भैया आज मुक्ति मिली दूसरी, यार बड़ा कड़ा काम है भाई गन्ने का, फ्री हो गए। आपने सत्यानाश मार दिया अगले 2 साल के लिए, अपने खेत का भी और जमीन का भी। ऐसे ही बोल रहे हैं जी, जो नहीं पीता होगा वो अलग बात है, वरना तो ज्यादातर का तो यही सीन है जो मैंने देखा कि यार फौजी दावत देते ही कोई जा रही तेरी दावत में, वो जूस नहीं मांगने का,
ना दूध मांगने का, वो तो फ्रूटी चाहिए। तो आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आता भैया, गर्मी हो रही बहुत। अपने आप बोलिए, साला बीज करने में आदमी एक तो मजदूरी भी ले रहा है। हमारे यहाँ 1000 रुपये कुंटल छोला होली के टाइम में, यही 1000 रुपये लूंगा पर छोरी, कुंटल नहीं पर्ची। 1000 रुपये की एक पर्ची, 1500 रुपये एक पर्ची। एक पर्ची कितनी? 18 कुंटल की छुलवानी तो बताओ। और भैया दावत अलग, दावत में आप फ्रूटी पिलाओ उसको, दुनिया भर की चीजें पिलाओ, कोई गिनती नहीं है। और शाम को फ्रूटी नहीं दी तो कोई दावत में शामिल नहीं। भैया दावत तो तुमने दी नहीं। तो इस तरीके से हम खेती कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अपने अंतरात्मा से, क्या इस तरीके से हम ज्यादा लंबी खेती कर पाएंगे? 20 साल से 50 साल के बीच का जो युवा है भारत का, 50 साल से लेके और 20 साल की उम्र तक के आदमी को युवा बोला जाता है। इन्हीं के कंधों पे पूरे देश का अस्तित्व होता है कि देश को किधर लेके जाना है। हमारी जो जनरेशन है, मेरा भी 10 साल बच रहे हैं उस लेवल में, और इनकी जो जनरेशन है, अब ये बताओ हम इन्हें क्या देंगे और ये अपने बाल को क्या देंगे? अगर हमने अभी जमीन 2000, आप 2024 में हो, अभी 25 भी नहीं पकड़ा, और हम में से कौन सा आदमी ऐसा जो ये कहे कि आज मैं परेशान नहीं हूं अपनी जमीन से? एक आदमी खड़ा होकर कहो कि भाई मैं केमिकल खेती या जो आज कर रहा हूं वो बिल्कुल मजे से कर रहा हूं जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक भी नहीं है। आप उम्मीद करो 2050 में क्या होगा साहब? जिन बालकों को आप पैदा कर रहे हो, जिन बालकों को गोदी में लेके घूम रहे हो, जो है का नाम तो सोच रहा था कि यार चलता फिरता ऐसे कोई होगा टटपुंजिया टाइप, लेकिन जब गए तो साहब वो टॉप क्लास होटल है, वहां पे अमेरिका के डॉक्टर हैं पूरे। तो वहां अब मेरी आदत वही वाली हो गई, अब मैं चैनल वाला हो गया, तो मैंने सर्वे करा, भैया जी आप क्या करते हो? भाई साहब किसान हूँ। आप क्या करो जी? मजदूरी। कहाँ? कि जी किसानों के यहाँ। भैया आप क्या करो? तो भैया मैं जो हूँ खेती शुरू करी 5 साल से मैंने। अच्छा, वहाँ पे 100 में से 90 आदमी किसान और किसानों से रिलेटेड थे। अब सोचो ये हमें ही कैंसर क्यों हो रहा है साला? बाकी प्रजाति भी तो है देश में किसान के अलावा। सेना के जवानों में कैंसर क्यों नहीं है इतना? केमिकल से कोई लेना देना ना है। सेना के जवान को सुना कैंसर का कभी? कोई गलती से एक आध को ये हुआ हो? आप लोग तो 24 घंटे कैंसर के जड़ में बैठे हैं, अपने सिर पर डाल रहे हैं स्प्रे के रूप में दनादन, और नाम और याद कर रखे हैं 2-4 दवाइयों के। बड़े खुश होते हो अपने आप में डॉक्टर साहब बनो कि मुझे अंग्रेजी के 3-4 नाम याद आ गए। नहीं भी पता होता, इन्हें बता दो कि जबरदस्ती फलानी डाल दे, ये टेम्पो डाल दे, ये डाल दे। ये सोचो बड़ा काबिल है यार, इसे दवाई का नाम पता सर है। पता किसी को कुछ नहीं, केवल हमें सिखा दिया और हम उसे ढर्रे पे चल रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे कंधों पे है 20 से 50 साल के बीच में। अगर हम अभी नहीं सुधरे तो 2030 तक मेरी वीडियो तो चलती रहेंगी, मैं रहूं ना रहूं, आपको याद आएगी मेरी कि साला ये आदमी हमें आकर समझा के गया था, हमारी समझ में नहीं आई थी उस समय में। और एक बार भूखमरी देखोगे जरूर भाई साहब, जिस स्थिति में हम हैं आज, ना तो केमिकल से हो रहा है ना ऑर्गेनिक से हो रहा है। जाएं तो कहां जाएं? जिसको देखो या तो वो सीसी बेचने आता है या वो अपना कुछ स्वार्थ निकालने आ रहा है। निस्वार्थ आदमी बचे ही नहीं। एक आध है भी कोई तो उसे भी लोग शक की निगाह से देखते हैं कि यार ये भी कुछ चीज चलाया होगा गाड़ी में। तो हमने अब करना क्या है? ये तो हो गई हमारी गलतियां कि भैया हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं, ठीक है साहब। अब हमारे खेतों में क्या समस्या आ रही? हमारे खेतों में सबसे बड़ी समस्या है फंगस। उसके बाद हमारे खेतों में सबसे बड़ी समस्या है आपकी कीड़ों की। दो ही बीमारी है, तीसरा वायरस है। पहली बीमारी है हमारी, जैसे गन्ना बोया तो सबसे बड़ी बीमारी हम खेत में डाल रहे हैं यूरिया। गन्ने की बुआई के समय में नहीं डालना है। पहले ये समझो कि गन्ना क्या है, गन्ने का बीज क्या है, इसे करना कैसे है। खेत की तैयारी, आप कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हो ना तो दाढ़ी वाड़ी बना के पूरा चमचमा के नहा के सेंट वेंट मार के कुर्ता पजामा टाइट करके एकदम तब जाते हो। अब गन्ना बोने जा रहे हो यार, 2 साल के लिए तुम्हारे परिवार को पालने वाला है वो फसल, और तुमने ऐसे ही जाके बो दी और खुद भी क्वार्टर पी लिया गन्ना बोने से पहले ही। कम से कम उसे इज्जत से तो बो दो, समझ तो लो जो फसल बोने जा रहा हूं वो फसल है क्या। तो हम पहली जो गलती करते हैं कि पूरा गन्ना काटते हैं साहब गन्ना बोने के लिए। अब भैया नहीं काटते तो हम क्या करें? किसान की मजबूरी है, इतना गन्ना कहाँ से लाएगा, है नहीं? सवाल पूछो, मजा आएगा। तो ऊपर का जो गन्ना है, जब आपने गन्ना बो दिया, अभी बात करते हैं पहले खेत की तैयारी से लेते हैं। खेत की तैयारी में 5 कुंटल जिप्सम आपको डालना अनिवार्य है। ये 1-2 साल के लिए एक बार पड़ता है, 2-3 साल डालोगे फिर चौथे 5वें साल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिप्सम नहीं है तो सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी है, उनसे लिखित में चिट्ठी लिखवाओ कि मेरे को जिप्सम मेरे ब्लॉक में नहीं है,
और उसको ले जाके डीएम साहब को दो कि साहब हम 20 किसान इस गांव से आए, नेता हम में कोई नहीं है, हम कोई पकड़ी वगड़ी वाले नहीं हैं, हम सादे साधारण सिंपल से किसान है साहब, ये जिप्सम नहीं है, क्या करें आदेश करो। गन्ना नहीं बो रहे हम इस साल, जब तक जिप्सम मिलेगा नहीं हम गन्ना नहीं बोएंगे। कैसे जिप्सम ना आनेगा? हर ब्लॉक में जिप्सम है, तुम लेना नहीं जाते। सरकारी संस्थानों में गया हूं मैं छापे मारने, चेक करे मैंने जाके, हर जगह जिप्सम सड़ रहा है, किसान लेने को तैयार नहीं। सरकार कह रही फ्री में ले डाल ले, ना ना मैं तो ना डालता, जाने क्या आयो, पता ही नहीं पहली बात तो अधोग विचारों को क्या करे क्या। जिप्सम एक मिट्टी है जो राजस्थान में पाई जाती है और ये भूमि सुधारक का काम करता है। आपकी जमीन जो बंजर की तरफ जा रही है उसको वापस से जीवंत करेगा। इसमें सल्फर और कैल्शियम होता है, उसके साथ साथ ये मिट्टी की संरचना को ठीक करता है। तो 5 क्विंटल जिप्सम अगर आपने डाला तो आज से ही आपकी खेती जो है वो जहां बिगड़ी हुई थी, बिगड़ने की तरफ से हालत सुधरने चालू हो जाएगी। 70-75 रुपए की बोरी मिलती है ब्लॉक में। और 30 किलो सरसों की खल, खल को भूल गए आप लोग, ना तो डंगर खाते ना हमारी भैंस खल ना खाती है, उसे तेल वाले को दिया। इस दुनिया में जितनी ताकत खेती के लिए सरसों के खल में है उतने किसी उत्पाद में नहीं है, किसी कंपनी के। लेकिन ये पता ही ना, गोलगट्टम बने बैठे हैं सारे, कोई चला रहा है खल, पता ही ना। तो सरसों की खल 30 किलो खेत की तैयारी पे डालो। उसके साथ में अगर गंधक मिल रही है 40 से 60 रुपए किलो मिल जाती है, हमारे यहाँ बिजनौर में तो मिलती है, चांदपुर में फैक्ट्री है पूरी इसकी, वो पूरे फ्लैक्स मिलते हैं इसके, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे। इसको 5 किलो खेत में फेंको। फेंकना कैसे है? गोबर की खाद में मिलाओ 2-3 बोरी में और रख दो 15-20 दिन के लिए, गन्ना बोने से पहले, जो शहरी उसमें मिक्स हो जाएगी। सल्फर की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे साल, हो गया काम। इसी में सरसों की खल मिला दो। आपका जो गोबर हम डालते हैं पूरे खेत में, गोबर लिया, अगर हमारे पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा अभी इतनी जमीनें बची नहीं है कि हम फसल चक्र बना सकें। फसल चक्र बनाएंगे तो रोटी का खाएंगे, 10-10, 15-15 बीघे तो जमीन रहेगी शहरी गिरी पड़ी। तो हमने क्या करना है, या तो 5 से 7 कुंटल वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ में डाल लो, अपनी खुद की बनाओ, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट को ट्रीट भी करना है आपने, ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम, वेरेडी, सुडोमोनास, ये सब आते हैं, सब आपको मिल जाएंगे, इनसे ट्रीट कर लो इसे और वर्मी कंपोस्ट डाल दो 5 से 7 कुंटल। अगर आपके पास ना गोबर की खाद है ना हरी खाद है, अगर गोबर की खाद है तो कम से कम 10 कुंटल तो जुगाड़ करके ले आओ 2-3 महीने पहले, इतनी महंगी भी नहीं मिलती। और उसका एक छोटा सा बेड जैसा बना लो, 1.5 फीट ऊंचा हो और 3-3.5 फीट चौड़ा हो। उसके ऊपर सरसों की खल का पानी, 2-4 किलो चुन्ना डले वाला जो आता है उसे भिगो दिया, ठंडा कर लिया, अगले दिन उसे घोला और इसके ऊपर जहां फेंका। चावल का मांड घर में बचता ही है, जब चावल बनता है तो उसका जो पानी वेस्टेज बचता है उस मांड को इसके ऊपर डाल दिया, ट्राइकोडर्मा जा छिड़का, खल का पानी डाल दिया, फलों का रस का कोई पानी ऐसा बना लिया, हमने कुछ फल वल ले लिए, जैसे कद्दू मिल गया, कहीं पपीते मिल गए, एक ड्रम में डाल दिया, थोड़ा गुड़ डाल दिया, इसको 15-20 दिन पड़ा रहने दो, फिर डंडे से चलाओ, इसे जा फेंका, तो ये एक बड़े मजबूत खाद बन जाएगी आपकी अपने आप में। और इसे लेकर के आपने गुल गुल डालना है। बुवाई के समय में जो मैंने अनुभव करा है, किताब क्या बोलती मुझे पता नहीं, ना तो नाइट्रोजन की जरूरत है, ना फास्फोरस की जरूरत है, ना पोटास की जरूरत है। कब जरूरत है? जब 21 दिन के बाद मेरी जड़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बच्चे की मां के पेट में इंजेक्शन लगा के बालक के पेट में दवाई मत घुसेड़ो। मां की नाल से जुड़ा हुआ है, मां जो मां खा रही है वो पोषण है। मां कौन है? धरती, जमीन। तो मां के पास उतनी ताकत है कि वो उस बीज को जर्मिनेट करने की ताकत रखती है नेचुरल तौर पे। आप अलग से केमिकल फेंक करके उसका सत्यानाश मत मारो। छोटे से बालक को कास्टिक सोडे से नहला रहे हो, इतना नीचे डाल देते हो बवाल कि उसकी गैस से ही आधा गन्ना मर जाता है, फंगस वहीं से चालू हो जाती है। और जितना भी केमिकल डाल रहे हो ये 80% फिक्स होता है, ये सभी को पता है कि नहीं पता? ये किसी काम का नहीं है, ना नीचे जा रहा है ना पौधों को मिल रहा है, ये जमीन में फिक्स हो रहा है हमारी। और यही हमारी जमीन में टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है, मतलब एसिडिक कर रहा है इसको, पीएच बढ़ा रहा है हमारा, अनबैलेंस कर रहा है, या तो कम कर दे रहा है या फिर ज्यादा कर दे रहा है। और पीएच जहां अनबैलेंस हुआ, हमारी मिट्टी ने भोजन उठाना बंद कर देगी सीधा, तो हमारा पैसे तो बर्बाद हो रहा है। तो खेत की तैयारी कर ली। अब खेत की तैयारी करने के बाद अब बात आती है, लोग कह रहे हैं कि साहब गन्ने की हम दूरी क्या रखें? तो दूरी गन्ने की जितने रखोगे उतनी बढ़िया। 5 फीट 5x1 पे जाओगे तो भी खतरा है, गन्ने कम बैठेंगे। हमें 50,000 गन्ने 1 एकड़ में चाहिए। तो हम लोग जो कर रहे हैं अपना, वो हम ये कर रहे हैं कि ट्रेंच पे हम 9 फीट पे एक ट्रेंच बनाते हैं। 9 फीट पे ट्रेंच बनाया,
एक लाइन इधर से बिल्कुल कॉर्नर में नीचे 1.5 फीट पे एक एक आंख रखते चले गए। सबसे पहले तो आप पौधे पे आओ, पौधा लगाओ एक खेत में और एक खेत में लगाओ आंख, दोनों के अंतर में 40 कुंटल का फर्क आएगा भाई साहब, 100 कुंटल पे देख लेना करके, नहीं तो अब पौधा कामयाब क्यों नहीं होता वो भी बताऊंगा, याद रखना, सवाल पूछना है आपने मेरे से। ये मेरे पास इतना भरा पड़ा है कि मुझे 5-7 घंटे चाहिए बोलने के लिए। तो ये आपकी हो गई ट्रेंच। अब आपने यहाँ पे 1-1 फीट पे, ये 1.5 फीट पे आंख रखते चले गए। दूसरी वाली जो आंख रखोगे वो दोनों के बीच में आएगी, जिगजैग। तो इसकी जड़ें इसमें नहीं जाएंगी, इसकी जड़ें इसमें नहीं जाएंगी, और गन्ना आपका सॉलिड चलेगा। और 9 फीट के बीच में आपके पास इतनी जगह बच गई कि आप इसमें, जैसे आप कह रहे थे भाई साहब की जमीन नहीं है अभी लोगों के पास, आप इसमें गेंदे की फसल लगाओ, आप इसमें हल्दी लगाओ, आप इसमें टमाटर लगाओ। लखीमपुर में गया था मैं, वहां पे एक सरदार जी हैं, आर्मी से रिटायर्ड है बंदा, उसने ये वाले पैटर्न पे लगा के और बीच में बैम्बू खड़े करके बांस, और उनपे तोरी, लौकी, खीरा लगा रखा था। उस समय में खीरा 80 रुपए किलो था जब उसका खीरा तैयार था। वो कैसे पैसे ना कमाने का जी? गन्ने कितने बनेंगे इसमें? इसमें गन्ने बन रहे हैं ठीक आपके 6,500 भिर्रे। हमें बहुत ज्यादा ट्रेलिंग नहीं चाहिए। आप लोग बोलते हो मेरे को 20 कल्ले आ गए, वीडियो डाल रहे हैं, देखो 15 कल्ले पे क्या करेगा 15 का? बालक तो पैदा करने आसान है, रोटी देना मुश्किल है। 15 के लिए जगह है आपके पास? 4.5 बाई 1.5 में 15 किलो को पाल सकते हो क्या भाई साहब? नहीं पालेंगे। बालक आवारा होगा, घर छोड़ के भाग जाएंगे, तुम्हें जुतियाएंगे, और जब उन्हें ना मिलने की कुछ खाने पीने को, तो ये क्या करेंगे, ये अक्टूबर के महीने में सब सूख जाएंगे, आधे 2-4 ही रहेंगे जो शुरू में निकले बलिष्ठ। और फिर आप देखते हो बरसात के जुलाई के महीने में जब किसान जावे ना, तो ऐसा कुर्ता टाइट करा खेत में, 100 का तो देगा ही। और जब गन्ना डालना जाओ तो क्या साला इसे क्या आफत आ गई, तो 50-55 महीना पकड़ लिया। वो बेवफा दोस्त थे पूरे जो कभी लड़ाई में काम नहीं आए तुम्हारी, जिन्हें तुम शराब पिला रहे थे, रोज गाड़ी में लेकर घूम रहे थे, जैसे झगड़ा हुआ सबसे पहले बेई सपा। अब तुम्हारी जमानत कराने वाला नहीं मिल रहा कोई, जमानत कराने वही आया तुम्हारा चच्चा का लड़का जिसे तुम दुश्मन समझ रहे थे कि साले को गोली मार दूंगा ऐसे मौका मिल जाता, वही तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे चाचा का लड़का, वही जमानत करा के लाया। भले वो तुमसे बोला नहीं, लेकिन तुम्हारी जमानत करा के लाया क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। तो इनके साथ जो पैदा हुए थे कल्ले 4 या 5 वही गन्ने बने। तो इतनों को जो पाल के घूम रहे थे, तुम्हारे दादाजी समझा रहे थे बेटे यारी ठीक ना होती इतने लौंडों की, ये काम ना आने को उस टाइम समझ में नहीं आ रही थी। उस समय तो तुम्हें थार भरी हुई चाहिए थी लौंडों से अपने। अब समझ में आई अंदर रहने के बाद 2 महीने, तो साले तो सब गद्दार हैं, कोई था ही ना अपना। यही काम आया भैया मेरा, जिसे मैं दुश्मन समझ रहा था। समझ में आ रही बात? जिंदगी में भी यही होता है, खेती में भी यही होता है। ये स्पेशली नई जनरेशन के लिए तुम्हें लगता होगा ना कितने यार मेरे जानने वाले, बेटा कभी फंसना, एक साला दिखाई दे जाए वहां तो यही मिलेंगे तुम्हारे बुढ़े ताऊ चच्चे बेचारे वहां, कभी दरोगा का हाथ जोड़ते हुए, कभी किसी काम करते हो, यही लाएंगे तुम्हें निकाल के बाहर। एक दोस्त नहीं आता, मिलाई करने भी ना आते। चलो वो एक दूसरा विषय है। तो साहब हमने जो है गन्ने की, अब एक और गड़बड़ करते हैं हम लोग, जो ट्रेंच में गन्ना बो रहे हैं, आप लोग सभी बो रहे होंगे, 2-4 तो होंगे ट्रेंच वाले। आपने ट्रेंच खींच लिया, अब ट्रेंच में कभी नीचे उंगली मार के देखना, उंगली से खुदाई हो सकती है क्या? तो आपने ट्रेंच में गन्ना कहां बोया? आपने तो कल्लर जमीन में गन्ना बो दिया पक्के में। तो खेत में जो जुताई करी थी ये किस लिए करी थी? गन्ना बोने के लिए हो या मेरा सहूलियत से ट्रेंच खिंच जाए उसके लिए? आपने गन्ना बोने के लिए तो किया सब कुछ। ये जो वाहन किया था, ये वाहन किया था आपने केवल ताकि मेरा ट्रैक्टर ट्रेंच को खींच ले। मगर यहाँ पे आपने यहाँ को पढ़ाया नहीं किसी ने, इससे आगे आपको पता, जिसने ट्रेंच दिया उसने आगे समझाया नहीं कि बेटा नीचे की जमीन तो खुदरी जरूरी है। कल्लर पे गन्ना रखोगे तो कहां से तो जड़े ग्रोथ कर देंगे, कहां से तुम टिलर रखोगे, फिर मेरे जैसा आएगा और तुम्हें कहेगा भाई साहब ये ट्रिलिंग की दवाई है, 25 कल्ले निकाल लेगी, इसे ले लो। और तुम कहोगे ये तो लौंडा बहुत बढ़िया, दिल्ली से पढ़ा लिखा काबिल आया, हम भी वही वाली लेंगे। अबे गधों, हमने क्या करा? हमने अपने चक्कर में कंपनी वालों को मालदार कर दिया। हमें करना क्या चाहिए था साहब? ये जो ट्रेंच हमारा बना, हमने जो पूरे खेत में जबरदस्ती इतना खाद फेंका दुनिया भर का, इतना ना डाल के इस ट्रेंच में खाद डालना चाहिए था। गन्ने को बुवाई के समय पे केवल मैग्नीशियम, सल्फर और गोबर की खाद और हुमेट और फुलवेट यानी कि हुमिक एसिड और अपना फुलविक एसिड, ये 4 चीजों की जरूरत है। इसे जितनी चाहे गोबर की खाद में मिला लो और वर्मी कंपोस्ट मिला लो उसमें ट्रीट करके। 1 एकड़ में 4 कट्टे वर्मी कंपोस्ट के काफी हैं। 1 बेड बना लोगे आज तो अगले साल तक 12 बेड तुम्हारे घर में हो जाएंगे वर्मी कंपोस्ट के। और 1 बेड से 5 बीघे की खेती होती है। आपके यहाँ पे कितने बीघे का होता है? मेरा तो बिजनौर सेम ही है शायद, 5 बीघे का 1 एकड़ है ना, 7 का है, हमारा 5 का है। 7 बीघे की खेती 1 बेड करा देगा जी, पूरे साल की गारंटेड, कहीं एक दाना यूरिया का लेना मत जाना अगर उत्पादन गिर जाए तो।
कितनी ताकत है उसमें। लेकिन अच्छी चीजों से, अच्छा सुनो सुनो सुनो, हो गया लो, जब मेरे 12 बैट बन जाए, मेरी जमीन में पूरा हो गया, इन बालकों को बांट दो, लो बेटा तुम भी बनाओ, किसी को दे दो पड़ोस में, तो दुश्मन को भी देखा हो, ले उससे बात मत करिए, मत खाइए दावत हमारे यहाँ, तू वर्मी कंपोस्ट बना ले, खुश रह अपने खेत में बना के। ये परस्पर भावना जो किसान में थी वो खत्म हो गई। अभी किसान ही किसान का दुश्मन बन के बैठ गया कि मैं इसे बताने का नहीं, मेरा कैसा हुआ 100 कुंटल बिकेगा।